हेलो एवरीवन। आज हम समावेशी अभ्यास का अध्ययन करेंगे। ये आपका यूनिट 5 का टॉपिक है। पृथक बालकों के समावेशन का स्वरूप एवं क्षेत्र का ज्ञान एक शिक्षक को पूर्ण रूप से होना चाहिए, जिसके लिए समावेशन के विभिन्न पक्षों का अभ्यास करना आवश्यक होता है, जिससे उसके सार्थक परिणाम दृष्टिगोचर होते हैं। क्योंकि समावेशित अध्ययन में प्रत्येक बालक को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लाभ होता है। अतः भारतीय शैक्षिक व्यवस्था में विविधताओं तथा असमानताओं के कारण विभिन्न प्रकार के समावेशी अभ्यास देखे गए हैं। इनमें है, पहला है पाठ्यचर्या में समावेशन। समावेशन का यह प्रथम एवं प्रमुख क्षेत्र माना जाता है, क्योंकि समावेशन का प्रारंभ इस सोपान से ही होता है। इसके अंतर्गत शिक्षक को अनेक तथ्यों का प्रबंध करना चाहिए, जिससे समावेशन की प्रक्रिया सरलता से हो सके। इसमें फर्स्ट है, पाठ्यचर्या में उन सभी प्रकरणों का चयन करना चाहिए जिसके आधार पर समावेशन की पूर्ण संभावना हो। इससे समावेशी शिक्षा की प्रक्रिया सरल रूप में संपन्न की जाती है। पाठ्यचर्या के अंतर्गत उन विषयों का चयन करना चाहिए जो कि सरल एवं विशिष्ट छात्रों से संबंधित है। इससे समावेशन की प्रक्रिया रुचि एवं क्रमबद्धतापूर्ण होती है। पाठ्यचर्या के समस्त प्रकरण एक दूसरे से संबंधित नहीं होते, इसलिए उन प्रकरणों का ही चयन करना चाहिए जो एक दूसरे से संबंधित हैं तथा समावेशन की इस प्रक्रिया की बाधा उत्पन्न नहीं करते। पाठ्यचर्या को क्रमबद्ध रूप से अर्थात समावेशित दृष्टि से तैयार किया जाना चाहिए। यदि ऐसा संभव नहीं हो तो शिक्षक द्वारा पाठ्यचर्या के प्रकरणों को अपनी आवश्यकता के अनुसार क्रमबद्ध करके समावेशित अध्ययन की व्यवस्था करनी चाहिए। पाठ्यचर्या के क्रम एवं प्रकरणों के शिक्षण क्रम में परिवर्तन का शिक्षक को पूर्ण अधिकार होना चाहिए, जिससे समावेशन की प्रक्रिया को छात्रों की योग्यता एवं स्तर के अनुकूल बनाया जा सके। नेक्स्ट है समय प्रबंधन में समावेशन। समावेशित अध्ययन के समय सारणी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सामान्य रूप से समय सारणी को मानक रूप से इसका दृढ़ता से पालन करना चाहिए। समावेशित अध्ययन में इसमें परिवर्तन करना आवश्यक होता है। शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि संपूर्ण कार्य निर्धारित समय में ही पूर्ण हो जाए, परंतु अपूर्णता की स्थिति में ये कार्य को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। निर्धारित समय में ही पूर्ण हो जाए। अपूर्णता की स्थिति में कार्य को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। इसके लिए भले ही समय सारणी में परिवर्तन करना पड़े। समावेशित अध्ययन प्रक्रिया में के लिए समय सारणी में समावेशित विषयों के लिए पूर्ण समय की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे प्रत्येक कारण को निर्धारित समय में पूर्ण किया जा सके। समय सारणी में उपलब्ध संसाधनों के प्रबंधन की संभावनाओं को पूर्ण विचार किया जाना चाहिए। उन संसाधनों के अनुसार ही समय की व्यवस्था की जानी चाहिए। समय सारणी के अनुसार प्रत्येक विषय के समावेशित प्रक्रियाओं को उचित स्थान मिलना चाहिए, जिससे कि सभी विषय एवं प्रकरणों को सरल एवं प्रभावी रूप से अधिगम कर सके। समय सारणी में सर्वप्रथम
गतिविधियों को स्थान छात्रों की स्थिति के अनुसार देना चाहिए। जैसे प्रारंभ में छात्रों को कुछ कठिन गतिविधियां प्रदान की जानी चाहिए, उसके बाद थकने पर मनोरंजनात्मक गतिविधियां प्रदान की जा सकती हैं। इस प्रकार छात्रों के प्रत्येक क्षण का सदुपयोग किया जा सकता है। समय सारणी में कालांश का समय प्राथमिक स्तर पर छात्रों की योग्यता एवं स्तर के अनुसार होना चाहिए, क्योंकि इस अवस्था में छात्रों को शारीरिक एवं मानसिक थकान दोनों ही शीघ्रता से होती हैं। थर्ड पॉइंट है अधिगम गतिविधियों में समावेशन। समावेशित अध्ययन की सफलता गतिविधियों के प्रबंधन पर निर्भर करती है। जब किसी विषय के लिए विशेष आवश्यकताओं वाले छात्रों की रुचि एवं योग्यता के अनुसार गतिविधियों का चयन किया जाता है, तो इन छात्रों की जिज्ञासा समग्रता की ओर होती है, जिससे समावेशित अध्ययन की संकल्पना में वृद्धि होती है। छात्रों का अधिगम स्तर उच्च होता है। इसके विपरीत स्थिति में न तो समावेशित अधिगम ही प्रभावी रूप से संपन्न होता है और न ही छात्रों का अधिगम स्थायी एवं उच्च रूप में होता है। अधिगम गतिविधियों के प्रबंधन में गतिविधियों का प्रबंधन करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि विद्यालय में गतिविधियों को संपन्न करने में विशिष्ट बालकों के लिए आवश्यक साधन उपलब्ध हो। इससे गतिविधियों को संपन्न करने में बाधा उत्पन्न नहीं होती। गतिविधियों का स्वरूप इन छात्रों के स्तर के अनुकूल होना चाहिए। जैसे प्राथमिक स्तर पर गतिविधियों के रूप में कविता, कहानी, खेल को प्राथमिकता प्रदान करनी चाहिए, क्योंकि इस स्तर पर बालक इसमें पूर्ण रुचि लेते हैं। गतिविधियों का प्रबंधन करते समय छात्रों की रुचि एवं योग्यता के अनुसार ही किया जाना चाहिए, जिससे कि सभी छात्र उन गतिविधियों में पूर्ण सहभागिता का प्रदर्शन कर सके। गतिविधियों का स्वरूप इस प्रकार का होना चाहिए जिससे कि छात्रों को शारीरिक एवं मानसिक रूप से कार्य करने का अवसर मिले, जिससे छात्रों की प्रत्येक गतिविधि में पूर्ण संलग्नता बनी रहे। गतिविधियों का स्वरूप सरल से कठिन की ओर होना चाहिए, जिससे छात्रों की गतिविधियों में रुचि बनी रहे और धीरे धीरे छात्र कठिन गतिविधियों को सीखने में भी अपनी जिज्ञासा प्रकट करने लगे। फोर्थ है इसमें विद्यालय संसाधनों में समावेशन। समावेशन की प्रक्रिया में संसाधनों का प्रयोग व्यापक स्तर पर किया जाता है। इसीलिए शिक्षक से ये अपेक्षाएं की जाती है कि वह अपनी प्रबंधक कला के माध्यम से संसाधनों का सर्वोत्तम प्रयोग करे। विद्यालय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर ही गतिविधियों का आयोजन करना चाहिए, जिससे समावेशन की प्रक्रिया में संसाधनों का अभाव उत्पन्न न हो। विद्यालय में उपलब्ध संसाधनों के बहुआयामी प्रयोग को प्राथमिकता प्रदान करनी चाहिए। खेल के मैदान का उपयोग खेल के लिए किया जा सकता है तथा उसको स्वच्छ कराकर परिवेशीय स्वच्छता के प्रति छात्रों के मन में अनेक जिज्ञासाएं उत्पन्न की जा सकती हैं। विद्यालय संसाधनों के अंतर्गत मानवीय एवं भौतिक संसाधनों के मध्य प्रबंधन कला का माध्यम से समायोजित स्थापित करना चाहिए, जिससे समावेशित अध्ययन की प्रक्रिया संपन्न हो सके। विद्यालय संसाधनों के अंतर्गत मानवीय एवं भौतिक साधनों के मध्य प्रबंधन कला के मध्य सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। समावेशित अध्ययन की प्रक्रिया संपन्न हो सके
संसाधनों की संख्या में वृद्धि हो सके, समाज तथा सरकार दोनों ही सहयोग प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। समावेशित अध्ययन की अवधारणा का ज्ञान अभिभावकों को भी कराना चाहिए, जिससे वे विद्यालय में आयोजित गतिविधियों में अपना सहयोग प्रदान कर सकें। इससे संसाधनों की उपलब्धता में वृद्धि होगी। नेक्स्ट है सामुदायिक संसाधनों का समावेशन। समावेशित अध्ययन की प्रक्रिया में सर्वप्रथम शिक्षक को सभी सामुदायिक संसाधनों की सूची तैयार करनी चाहिए, जिससे कि आवश्यकता के अनुसार समाकलन की संसाधनों की सूची तैयार कर उनको प्रक्रिया का प्रयोग करना चाहिए। सामुदायिक संसाधनों में सर्वप्रथम उन संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए जो बालक के घर या परिवार में पाए जाते हैं, जैसे विभिन्न प्रकार की दाल, सब्जियां, खाद्यान्न के बारे में अधिगम कराया जा सकता है। सामुदायिक संसाधनों का प्रयोग करते समय समुदाय के व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त करना चाहिए, जिससे कि उनकी विशेषताएं एवं अनुभव का लाभ प्राप्त किया जा सके। इसके लिए शिक्षक समुदाय के व्यक्तियों से संपर्क करना चाहिए। इससे समाकलित अधिगम की प्रक्रिया में उनका यथासंभव सहयोग प्राप्त किया जा सके। सामुदायिक कार्यों को समाकलित अधिगम में पूर्ण स्थान प्रदान करना चाहिए। इसमें एक ओर छात्रों का मनोरंजन होता है, तो दूसरी ओर छात्रों की सामुदायिक गतिविधियों का व्यापक ज्ञान प्राप्त होता है। सामुदायिक संसाधनों का प्रयोग करने से पूर्व उनकी प्रबंधित एवं व्यापक योजना तैयार कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट है स्थानीय संसाधनों का समावेशन। स्थानीय स्तर पर संसाधनों की सूची का निर्माण करना प्रबंधन कला का एक प्रमुख सोपान है, जिससे कि शिक्षक को यह ज्ञात हो सके कि उसको उपलब्ध साधनों का कब और किस प्रकार प्रयोग करना है। स्थानीय स्तर पर संसाधनों का भ्रमण कराने से पूर्व उसकी समुचित व्यवस्था करनी चाहिए। इसके लिए छात्रों की योग्यता एवं स्तर को ध्यान में रखना चाहिए, जिससे कि समावेशन की प्रक्रिया सर्वोत्तम रूप से पूर्ण हो सके। छात्रों में प्रत्येक स्थानीय संसाधनों के ज्ञान एवं प्रयोग के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न करनी चाहिए। इसके पश्चात छात्रों को उस स्थानीय संसाधनों का भ्रमण कराना चाहिए, जिससे समावेशन की प्रक्रिया प्रभावी रूप से संपन्न हो सके। प्रतिष्ठित व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त करना चाहिए, जिससे कि उनकी विशेषज्ञता का लाभ प्राप्त किया जा सके, जैसे कृषि संबंधी ज्ञान के लिए कृषक की योग्यता का प्रयोग करना चाहिए। स्थानीय संसाधनों के बारे में छात्रों को अपने विचार प्रकट करने के अवसर देने चाहिए तथा उन विचार के आधार पर ही शिक्षक को छात्रों की जिज्ञासा शांत करने में स्थानीय संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए। शिक्षक रणनीतियों का समावेशन। समावेशित अध्ययन की प्रक्रिया में शिक्षक द्वारा अनेक गतिविधियों के साथ साथ विभिन्न शिक्षण नीतियों का प्रयोग किया जाता है। इन रणनीतियों में सर्वप्रथम प्रयोग के लिए प्रबंधन की आवश्यकताएं होती हैं, जिससे एक कुशल शिक्षक द्वारा यह निश्चय किया जाता है कि कब, कहाँ और कैसे किस रणनीति का प्रयोग की आवश्यकता है। शिक्षण रणनीतियों का प्रबंधन में शिक्षण सूची का निर्माण करना शिक्षक का प्रबंधन समिति द्वारा दायित्व है कि इसके आधार पर ही शिक्षक द्वारा आवश्यकता के अनुसार शिक्षण रणनीति का प्रयोग किया जाता है।
शिक्षक को सदैव समावेशी बालक की योग्यता के आधार पर ही रणनीतियों का प्रयोग को स्थान प्रदान करना चाहिए। विज्ञान विषय में समाकलन के प्रयोग एवं प्रदर्शन को अधिक महत्व प्रदान करना चाहिए। छात्रों के स्तर को ध्यान में रखकर ही रणनीतियों का प्रबंधन करना चाहिए। जैसे प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए समावेशित अध्ययन में खेल, कविता, कहानी संबंधित रणनीतियों का प्रयोग किया जा सकता है। छात्रों के स्तर के अनुसार ही विभिन्न रणनीतियों का प्रयोग करना चाहिए। एक ही प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करने से छात्र ऊब उत्पन्न होती है अथवा छात्रों में निरस्ता आती है। अधिगम का स्तर निम्न हो सकता है। नेक्स्ट है सहभागिता में समावेशन। सहभागिता प्राप्त करने के लिए शिक्षक को सर्वप्रथम छात्रों को अधिक बोलने का अवसर प्रदान करना चाहिए। उनकी वार्ता से ही उपयोगी विषय को छांटकर समावेशी अधिगम का आधार बनाना चाहिए। छात्र सहभागिता प्रबंधन के अंतर्गत विषयों की रूपरेखा तैयार करने से पूर्व छात्रों की योग्यता एवं स्तर के पूर्ण विचार कर लेना चाहिए। छात्रों के विषय के प्रति रुचि बनी रहे। सहभागिता प्राप्त करने के लिए छात्रों की सक्रिय भूमिका निश्चित करनी चाहिए। उनकी आवश्यकता के अनुसार सहयोग करना चाहिए। समावेशित अधिगम की प्रक्रिया में नियंत्रण का भी अभाव होना चाहिए, जिससे छात्र संपूर्ण भाव से कार्य कर सके। सामुदायिक सहयोग प्राप्त करने के लिए शिक्षक को समुदाय के व्यक्तियों से संपर्क करना चाहिए, जिससे कि आवश्यकता के अनुसार समाज के व्यक्तियों के अनुभव का लाभ एवं सक्रिय सहयोग प्राप्त किया जा सके। विद्यालय का समुदाय की दूरी को समाप्त करने के लिए सामुदायिक कार्यों में छात्रों को भाग लेना चाहिए। विद्यालय में कार्यक्रम में समुदाय के व्यक्तियों को आमंत्रित किया जाए, जिससे सहभागिता के अवसरों का विकास संभव हो। नेक्स्ट है शिक्षण सूत्र एवं सिद्धांतों में समावेशन। समावेशित अधिगम के प्रबंधन में सामान्य एवं विशिष्ट की ओर तथा सरल से कठिन की ओर शिक्षण सूत्रों का प्रयोग छात्रों की आवश्यकता एवं रुचि के अनुसार समाकलित अधिगम के शिक्षण सूत्रों का प्रयोग छात्रों की आवश्यकताएं एवं रुचि के अनुसार समाकलित अधिगम के उद्देश्यों को सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। उसे पूर्णतः बाल केंद्रित बनाने का प्रयास करना चाहिए। रुचि विकसित हो ऐसे सिद्धांतों का प्रयोग करना चाहिए। विशिष्ट विषयों के चयन का क्रम सामान्य से विशिष्ट की ओर होना चाहिए। अधिगम प्रक्रिया में रुचि एवं क्रियाशीलता के सिद्धांत का भी अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि रुचि के अभाव में कोई भी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया संपन्न नहीं की जा सकती। समावेशित अध्ययन में प्रबंधन के लिए ध्यान रखना चाहिए कि शिक्षण सूत्रों का प्रयोग एवं शिक्षण सिद्धांतों का उपयोग प्राथमिक स्तर पर मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर ही करना चाहिए। शिक्षण सूत्रों का प्रयोग पाठ्यक्रम विश्लेषण एवं विषयों के चुनाव में व्यापक रूप प्रदान करना चाहिए।
जिससे कि विशिष्ट छात्रों में रुचि एवं स्तर के अनुसार ही समाकलन की प्रक्रिया संपन्न हो सके। लास्ट है इसमें मूल्यांकन प्रक्रिया में समावेशन। मूल्यांकन की प्रक्रिया के अंतर्गत विभिन्न सोपानों का अनुसरण करना पड़ता है। समावेशित अधिगम प्रक्रिया का मूल्यांकन भी विशिष्ट रूप में होना चाहिए। यदि कोई शिक्षक मूल्यांकन प्रक्रिया का अनुसरण विशिष्ट रूप में नहीं करता तो वह विशिष्ट छात्रों के स्तर का सही ज्ञान नहीं कर पाता और न ही समावेशित अध्ययन को प्रभावी बनाने के लिए कोई सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। इसलिए मूल्यांकन के प्रबंधन को संपन्न करते हुए मूल्यांकन प्रक्रिया में सदैव छात्रों के स्तर का ध्यान रखना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर छात्रों के लिए किसी विशेष परीक्षा का आयोजन न करते हुए स्वाभाविक रूप से अधिगम का मूल्यांकन करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे छात्रों का मूल्यांकन भी हो सके तथा अधिगम का मूल्यांकन उसके मन की परीक्षा एवं मूल्यांकन के प्रति किसी भी प्रकार का संदेह उत्पन्न न हो। उसके मन में परीक्षा एवं मूल्यांकन के प्रति किसी प्रकार का संदेह उत्पन्न नहीं होना चाहिए। मूल्यांकन प्रक्रिया सतत एवं व्यापक रूप से संपन्न होनी चाहिए, अर्थात प्रत्येक गतिविधि के बाद प्रश्न पूछकर या चर्चा करके छात्रों के अधिगम स्तर को ज्ञात कर लेना चाहिए। मूल्यांकन की प्रक्रिया में छात्रों को प्रत्येक पक्ष का मूल्यांकन करना चाहिए। किसी एक पक्ष के मूल्यांकन में समाकित अध्ययन प्रक्रिया का मूल्यांकन करना संभव नहीं होता। इसलिए छात्र का मूल्यांकन सैद्धांतिक एवं व्यावसायिक रूप से होना चाहिए। मूल्यांकन विधियां एवं प्रविधियों का निर्धारण करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि विद्यालय में इन विधियों से संबंधित संसाधन उपलब्ध हैं या नहीं। इससे मूल्यांकन प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न नहीं होती। मूल्यांकन की प्रक्रिया में उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, वरन निम्न अधिगम स्तर के छात्रों को विविध प्रयासों के माध्यम से उच्च स्तरीय अधिगम वाले छात्रों के रूप में परिवर्तित करने का प्रयास एक शिक्षक को करते रहना चाहिए। इसी के साथ इस वीडियो की असाइनमेंट है आपका लघुतरात्मक प्रश्न है, समावेशी अभ्यास से क्या अभिप्राय है। निबंधात्मक प्रश्न है, समावेशी अभ्यास के रूप में शिक्षा से संबंधित विभिन्न तथ्यों एवं प्रक्रियाओं की समावेशन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। थैंक यू।